हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेन सेलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। जैसे आपको पता ही है कि पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे बहुत सारे सवाल मेंस और एडवांस दोनों में ही आते हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पी ब्लॉक के क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको ये सजेशन है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या जितने भी टॉपिक्स मेंस में आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको उसको एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट मी रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं। पहला जो मॉलिक्यूल है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड के लिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है सल्फर ट्राईऑक्साइड का वो क्या है। वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। So it is sulfur double bond oxygen and a double bond oxygen। इस मॉलिक्यूल में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई भी मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप सल्फर से अटैच नहीं है, ये सारे डाईवैलेंट हैं, डिवाइडेड बाई 2। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है, जिसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर विच इज इक्वल टू 3। एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सल्फर एटम इन दिस मॉलिक्यूल, सो लोन पेयर इज इक्वल टू 0। जितने भी सराउंडिंग एटम है, ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम एंड दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा, उसके लिए हम ये 3 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया और हम ये देखेंगे कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर 0 है, सारे बॉन्ड पेयर हैं और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री द मॉलिक्यूल मोमेंट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स जो हैं वो पोलर बॉन्ड्स तो हैं, बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ सिमेट्री the dipole moment of this molecule is going to be 0। Similarly, for carbon tetrachloride we can apply the same concept। अगर हम ये लिखते हैं कि number of hybrid orbital क्या है, central atom कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, मोनोवेलेंट एटम्स 4 हैं, डिवाइडेड बाई 2। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 4। सो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका sp3 है। वी नो इन कार्बन टेट्राक्लोराइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। if we try to find out what is the bond pair will be 4, means how many sigma bonds are formed, that is 4। there is no lone pair on carbon atom, lone pair will be 0। all the surrounding atoms are same। so from here we can say again, because of symmetry the dipole moment of this whole molecule is going to be 0। PCl5 के केस में इसी तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स on phosphorus is 5, monovalent atoms are 5 divided by 2। so number of hybrid orbital is equal to 5। अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d होगा। बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, मतलब सिग्मा बॉन्ड 5 है। लोन पेयर की बात करें, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है। सराउंडिंग एटम सारे के सारे जो सराउंडिंग एटम्स हैं दे आर सेम। सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन से दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस होल मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी 0। SF4 की बात करते हैं, सेंट्रल एटम सल्फर है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम दैट इज इक्वल टू 6। सराउंडिंग एटम्स फ्लोरीन है, दैट इज मोनोवैलेंट, सो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर्स की बात करें, दैट इज इक्वल टू 4। सो द नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, SF4 की ज्योमेट्री आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर आता है तो हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, देयर इज वन लोन पेयर ओवर हियर। और बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ये जो एक्सियल पोजीशन है, ये थोड़े जो बॉन्ड्स हैं वो बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन दे आर बेंट। सो इट हैज़ सीसॉ स्ट्रक्चर, ये इसका सीसॉ स्ट्रक्चर है। तो वी कैन से हियर दैट
there is one lone pair, there is no symmetry in the molecule, so its dipole moment is non-zero. इसका जो dipole moment होगा वो non-zero होगा. इसी तरह से अगर हम आगे फाइंड आउट करते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल, यू नो दैट वाटर मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट या तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं. ये स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का. ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, देयर आर टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम. So here we can say that the dipole moment of this molecule is not equal to 0. हम number of hybrid orbitals भी निकाल सकते थे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मोनोवेलेंट एटम्स 2 हैं, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. So number of hybrid orbitals are 4, bond pair is 2 and lone pair is 2 here. So there is no symmetry in the molecule and because of that its dipole moment is non-zero. फॉस्फीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं. वैसे फॉस्फीन मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फीन में नहीं होता है, राइट, बिकॉज दिस बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज नियरली 90 डिग्री के आसपास है. इसका मतलब ये है कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑन फॉस्फोरस एटम. बट फिर भी अगर हम यहाँ डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट जो है इसका एक ही डायरेक्शन में जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट. PCl3F2 अगर हम इसकी बात करें तो इस मॉलिक्यूल में सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है. अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस 5 + 3 + 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 5. हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका sp3d होना चाहिए. अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 5 है, लोन पेयर 0 है, बट सराउंडिंग एटम सेम नहीं है. विल सी द सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल. अगर हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उसको हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं. सो 2 फ्लोरीन एटम जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होंगे और 3 क्लोरीन एटम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे. So from here in this equatorial position, all because of symmetry we can say that the net dipole moment will be 0. Here also the angle is 180 degree. Because of symmetry we can say that for the whole molecule the dipole moment is equal to 0. XeF4 की बात करते हैं. number of hybrid orbital, xenon के outermost में 8 electrons है, monovalent fluorine atoms 4 हैं, divided by 2. so hybridization will be sp3d2. इसमें अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर जो है दैट इज इक्वल टू 4, लोन पेयर इज इक्वल टू 2. इफ वी ड्रॉ द पोजीशन ऑफ लोन पेयर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में अगर हमें लोन पेयर रखना है और लोन पेयर की पोजीशन 2 है तो हम इस तरह से रखेंगे ताकि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो कम हो. तो इसको हम ट्रांसपोजिशन पे रखेंगे और ये 4 फ्लोरीन एटम जो है वो स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट है. सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगेन वी कैन से दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0. अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल and we can say that there is a lone pair over here and because of this lone pair we can say that the dipole moment is in this direction. So we'll say that this is a non-polar molecule. There is non-zero magnetic moment in ozone. So there is magnetic moment in ozone molecule because यहाँ एक lone pair of electrons हैं और because of this electron we can say that there is dipole moment in this molecule. So if we try to count what is the number of तो अगर हम काउंट करते हैं कि इस मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 है. SO3 में डायपोल मोमेंट 0 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डायपोल मोमेंट 0 है, PCl5 में डायपोल मोमेंट 0 है, SF4 में नॉन जीरो है, सीसो स्ट्रक्चर है, H2O में नॉन जीरो है, PH3 में नॉन जीरो है, PCl3F2 में डायपोल मोमेंट 0 है, XeF4 में डायपोल मोमेंट 0 है, ओजोन में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है. So if we count here the answer for this question should be 5. इसका जो आंसर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए. So moving to the next problem. next problem पे चलते हैं. XeF6 on partial hydrolysis with water produces a compound X. The same compound X is formed when XeF6 reacts with silica. The compound X is. तो हमें ये पता है कि XeF6 जो है इसकी अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इन केस ऑफ XeF6 अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करता है, इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ XeO
XeOF4 and 2 molecules of hydrogen fluoride is going to form. So this is the product when 1 molecule of water is going to react with XeF6. अगर XeF6 के एक मॉलिक्यूल से वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज गोइंग टू रिएक्ट, हमें पता है कि ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ आके अटैच होंगे तो 4 फ्लोरीन एटम्स रिमूव होंगे. वी कैन राइट दैट दिस कंपाउंड इज XeO2F2 एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. इसी तरह से अगर ये XeF6 जो है वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होता है व्हेन 3 मॉलिक्यूल्स of water is going to react with XeF6, there is formation of XeO3 and 6 molecules of hydrogen fluoride. ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. इसी तरह से सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जब हम XeF6 को सिलिका से रिएक्ट कराते हैं. when we are reacting XeF6 with silica SiO2, right? So if 2 molecules of XeF6 is going to react with 1 molecule of SiO2, then the product here will be XeOF4, 2 molecules of XeOF4 and 1 molecule of SiF4. तो यहाँ पे जो है XeF6 is acting like a fluorinating agent depending upon the ratio of molecules. अगर इसके molecules 2 हैं और इसका molecule 1 है, so there is a formation, all the oxygen atom is displaced by this fluorine and there is a formation of 1 molecule of SiF4 and 2 molecules हैं इसमें, तो ये जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो equally distribute हो गए. there is a formation of XeOF4, so this is also a non-redox reaction. Similarly, we can say that when 1 molecule of XeF6 is going to react with 1 molecule of SiO2, then there is a formation of, यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ चले जाएंगे, so there is a formation of XeOF2 and 1 molecule of SiF4 is going to form. ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. आई थिंक रिएक्शन इज बैलेंस. इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि XeF6 के जो मॉलिक्यूल्स हैं SiO2 से रिएक्ट करके ऑल द फ्लोरीन एटम्स हैज टू बी रिमूव्ड, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ XeO3 प्लस SiF4. अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है. यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है. अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस xenon we should multiply here by 2. फ्लोरीन एटम्स 12 हो गए, so if I multiply here by 3, this is the balance reaction. तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर तरह की रिएक्शंस हैं. यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 4th ऑप्शन करेक्ट है. इस 4th ऑप्शन के अलावा इससे मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इफ यू नो द रिएक्शंस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. ठीक है. सो XeF6 या हैलाइड्स ऑफ xenon के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. जैसे हमें पता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. XeF2, XeF4 एंड XeF6 का कंपैरिजन रिएक्शन विथ वाटर विथ दीज xenon हैलाइड्स. तो XeF2 जो है वाटर से रिएक्ट करता है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. XeF2 is converted into xenon, oxygen and hydrogen fluoride is going to form. Similarly, when XeF4 is going to react with water, that is a very complicated reaction, very important reaction which is given in NCERT, is very important. तो XeF4 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो 50% ऑफ XeF4 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करता है, वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Xe एंड XeO3 अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड. और बाकी जो 50% मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू गिव द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लाइक जैसे कि XeF2 रिएक्ट करके जो है वो xenon बनाता था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लोराइड. इसी तरह से 50% मॉलिक्यूल ऑफ XeF4 इज गोइंग टू रिएक्ट टू फॉर्म xenon, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो अगर हम 50 और 15 दोनों को ऐड कर देंगे तो जो रिएक्शन होगी दैट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज थिंग्स आर मेंशन. ठीक है. XeF2 की रिएक्शन में वी आर सेइंग दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ xenon गैस, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन, वाइल XeF4 की जो रिएक्शन है उसमें xenon, XeO3, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म होता है. और NCERT में जो रिएक्शन दे रखी है, अगर हम उस रिएक्शन को लॉजिकली बैलेंस करना चाहें तो वी कैन से दैट द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 गिवन इन NCERT कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट
50% of XeF4 molecules will disproportionate to give Xe, XeO3 and HF, and the remaining 50% of XeF4 molecules will react with water to give xenon, hydrogen fluoride and oxygen. So this is very important reaction, and if you try to logically balance, तो अगर आप ये लॉजिक ध्यान रखोगे तो इसको बैलेंस करना आसान होगा. XeF6 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वाटर से रिएक्शन, तो दिस इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. इससे पहले वाली जो दो रिएक्शन है XeF2 और XeF4 की, वो रिडॉक्स रिएक्शन है, बट ये वाली जो रिएक्शन है वो जब XeF6 वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो पार्शियली हाइड्रोलिसिस में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ XeOF4, XeO2F2 एंड XeO3. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है. तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं तो वी कैन से हियर दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक. तो एक दो बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए. जैसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ब्लाइंडली आप कह सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा. जैसे इवन है तो वी कैन नॉट से. जैसे यहाँ नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा. विद द हेल्प ऑफ एमओटी वी कैन फाइंड आउट. बट दिस हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ब्लाइंडली वी कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक. इसी तरह से इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज पैरामैग्नेटिक. इसके पास 14 है, वी हैव टू यूज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास 16 है, इसके पास 18 है, एमओटी लगानी पड़ेगी. यहाँ अगर हम बात करें इसके पास 16 है और इसके पास 15 है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक. तो एक चीज तो ये है. अब दूसरी बात यह है कि जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 14 या 14 से कम होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा है, जैसे मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिग्मा बॉन्ड से कम है. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी पूछा जा रहा है और सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार लिख लेना चाहिए, राइट. सो इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैसे तो काफ़ी बच्चों को याद होगा, एमओटी से हम ये लिख सकते हैं इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम वैल्यू की बात करें ये 3 होगा. इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, राइट. सो और सिग्मा बॉन्डिंग से रिमूव होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 होना चाहिए. आप एक बार मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हो. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2. Then you have to remember that the energy of pi bond is greater than sigma bond. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा pi 2px, pi 2py, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एंड देन सिग्मा 2pz. तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ पाई, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो सिग्मा से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग है, इस वजह से जो है वो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. NO और NO प्लस में, NO जो है इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. एंड दोज 15, क्योंकि यहाँ 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह आपको इसको लिखना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जितने भी बॉन्डिंग है वो भरे हुए हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा. ऑर्डर में भी चेंज, बट द इलेक्ट्रॉन विल गो टू एंटी बॉन्डिंग. NO के केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका 3 हो जाएगा.
सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बात करें, ऑक्सीजन के लिए हम लिख भी लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है पाई बॉन्ड से, सो सिग्मा 2p z, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिर फिलिंग हुई है इसमें, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड फाइनली जो है वो सिग्मा स्टार 2pz होगा। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो वी नो दैट इन केस ऑफ ऑक्सीजन दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, एंड नाउ इफ वी फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे जो है ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो, द बॉन्ड ऑर्डर इज 2 हियर। अब अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस विल बी 1। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकालेंगे तो ये अभी भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज गोइंग टू बी 2.5। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इन विच केस बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज एंड द सब्सटेंस विल बिकम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। तो आप यहाँ देख सकते हो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज गोइंग टू बी 3, और ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है एंड दिस सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, राइट। सो आंसर विल बी 2। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक आपने देखा कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सब्सटेंस जो है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इवन इलेक्ट्रॉन्स है तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Chlorine react with hot and concentrated NaOH and produces compound X and Y. Compound X gives white precipitate with silver nitrate solution. The average bond order between chlorine and oxygen atom in Y is, again this is taken from NCERT। NCERT में दे रखा है कि क्लोरीन की जो रिएक्शन है अगर हम डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH के सॉल्यूशन या एल्काली के सॉल्यूशन से कराते हैं, then there is a formation of NaCl and NaOCl, sodium hypochlorite and sodium chloride is going to form। but अगर इसी की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH या एल्काली से कराते हैं then the product will be sodium chloride। if it is NaOH, product will be sodium chloride and sodium chlorate, NaClO3, right। so these are the products which are going to form, this is given in NCERT। NCERT में ये दे रखा है NaClO3 and NaCl is going to form with hot and concentrated, cold और dilute से NaCl and NaOCl फॉर्म होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, विद ड्राई स्लैक्ट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का हमें जो फॉर्मूला याद है वो दैट इज CaOCl2। उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2 तरह के क्लोरीन एटम है उसमें से एक क्लोरीन एटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दूसरा क्लोरीन एटम जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड CaCl2 एंड CaOCl होल ट्वाइस, राइट, एंड उसको कंबाइन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू CaOCl2। बट एक क्वेश्चन NCERT में ये भी पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला NCERT में गिवन है तो दिस इज नॉट द प्योर फॉर्म बट दिस इज द रिएक्शन। अगर हम क्लोरीन गैस को CaOH होल ट्वाइस स्लैक लाइम के सॉल्यूशन में पास करते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CaOCl2, CaCl2 एंड वाटर। तो अगर हम इस पूरे मिक्सचर को हीट करेंगे, Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आके अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर ये फॉर्मूला दे रखा है क्योंकि ये NCERT में मेंशन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर
इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH एंड प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एंड Y। X gives white precipitate, so X तो पता है हमें कि that is equal to NaCl, and the average bond order between Cl and chlorine atom in Y, तो हमारा जो Y है that is NaClO3। अगर मैं ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। एक ऑक्सीजन एटम पे यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया और 2 ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये होना चाहिए। अब हम इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है, द थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज पॉसिबल विल बी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है बॉन्ड ऑर्डर की, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, किसी इन स्ट्रक्चर्स में किसी दो एटम्स को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है। तो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो 5/3 आ रही है। 5/3 इज इक्वल टू 1.66। अगर आपको राउंड ऑफ और कट ऑफ करके लिखना है तो ये वैल्यू कट ऑफ से 1.66 आनी चाहिए, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 1.67 आनी चाहिए। So the answer should lie in this range 1.66 to 1.67, right? So this is also a very important point given in NCERT, आप इसको ध्यान से पढ़िए। Which of the following information about the compounds is correct? तो phosphorus of oxy acids के ये कंपाउंड है और हमें ये बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है ऑक्सी एसिड्स के बारे में ये करेक्ट है। पहली जो ऑक्सी एसिड है, the first oxy acid is hypophosphorus acid, right? H3PO2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो जितनी भी ऑक्सी एसिड्स हैं फास्फोरस की, उसमें फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो सभी में है, राइट। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी 1 है, केवल एक हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन से अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन एटम फास्फोरस से अटैच है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, सो यहाँ पे ये 3 हो गया, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट X, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हर एटम का -2, तो दिस इज -4 is equal to 0। from here we are getting that the oxidation state of phosphorus is +1। तो पहली जो इंफॉर्मेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट सही है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फास्फोरस ऑक्सीजन OH बॉन्ड, फास्फोरस OH बॉन्ड्स आर 1, so this is wrong। नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स 2 हैं, ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें 0 दे रखा है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में, हर एक ऑक्सी एसिड में जितने फास्फोरस एटम होंगे उतने ही फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई। जो सेकेंड एसिड दे रखी है, जरा इस एसिड को देखो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फास्फोरस एसिड दैट इज H3PO3, इसके 2 मॉलिक्यूल में से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, देन वी कैन राइट दैट दिस इज H4P2O5। तो इसका जो नाम है दैट पायरोफॉस्फोरस एसिड है, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, सो दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ पायरोफॉस्फोरस एसिड में, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, POP बॉन्ड होना चाहिए, राइट। फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे एक OH, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन एटम ये, राइट। तो अगर हम देखें कि जितने भी डेरिवेटिव होंगे फास्फोरस एसिड के, उसमें फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही। अब आप यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम आप काउंट कर लो 5 हैं, तो ये स्ट्रक्चर है। नाउ इफ वी सी द इंफॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फास्फोरस का यहाँ पे
3 है, दैट इज करेक्ट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज 3. नंबर ऑफ फॉस्फोरस OH बॉन्ड, फॉस्फोरस OH बॉन्ड इसमें 2 हैं, यहाँ 2 दे रखे हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 2 हैं इसमें पीएच बॉन्ड. एंड नंबर ऑफ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर जो है वो 2 होना चाहिए. एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. जो थर्ड ऑप्शन है, जब आप एनसीईआरटी से ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस को देखोगे, आप टेबल बनी हुई है, उसमें केवल एक ही ऑक्सी एसिड है जिसमें जो इक एसिड है उसमें फास्फोरस इज प्रेजेंट इन +4. अदरवाइज इन इक एसिड all the derivatives of ic acid, the phosphorus is present in +5 oxidation state. ये जो एसिड है जिसमें if you calculate what is the oxidation state of phosphorus, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो 2 times of x minus 12 is equal to 0. So from here we are getting that कि oxidation state of phosphorus is +4. ये जो एसिड है इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. और इस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को याद रखने का क्या तरीका है कि पहले हम फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 molecules of H3PO4. From these 2 molecules, if we remove a water molecule, then pyrophosphoric acid is going to form, H2P2O7 is going to form. और इसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन एटम रिमूव कर देते हैं, then we are going to get H2P2O6. तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव कर रहे हैं, that's why we are saying that this is hypophosphoric acid. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये केवल एक ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है जिसमें फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है, बाकी किसी ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड नहीं है. सो फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड इज देयर, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट. एंड इक एसिड है तो कोई भी फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, जितनी भी एसिड होंगे उसमें फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. इसकी बेसिसिटी 4 है, राइट. तो ये जो H2P2O6 है इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4, दैट इज करेक्ट. नंबर ऑफ फॉस्फोरस OH बॉन्ड, दिस इज रॉन्ग, ये 4 होना चाहिए. नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स इज 2, दैट इज रॉन्ग. नंबर ऑफ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज 2, दैट इज करेक्ट. फोर्थ आप देखिए जरा, फोर्थ जो है वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है. पायरोफॉस्फोरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड. सो देर इज अ POP बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव किया है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा. जितनी भी एक एसिड हैं दे डोंट है फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, और जितनी भी अस एसिड्स हैं फॉस्फोरस की उसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर होगा. तो अगर हम इसको देखते हैं, फॉस्फोरस हियर इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये करेक्ट है. एंड द नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स इज 4, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स इज 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है. एंड नंबर ऑफ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये भी करेक्ट लग रहा है. बाई चांस यहाँ सिंगल करेक्ट की जगह यहाँ मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया है, यहाँ 2 आंसर जो हैं वो सही हैं. आप एक बार जो है एनसीईआरटी से फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स के बारे में रिवाइज कर सकते हैं, ये सारी ऑक्सी एसिड्स के बारे में दे रखा है, राइट. तो अभी अगर हम देखें कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, सो नंबर ऑफ POH बॉन्ड जो दे रखे हैं वो 4 हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 है, POP बॉन्ड जो है दैट इज इक्वल टू 1, देयर इज 1 POP बॉन्ड, एंड फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉस्फोरस जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, राइट. सो दिस इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो इस टेबल से ही लिया गया है. इसके अलावा आपको मैंने आप बताया है यहाँ पे कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें केवल एक ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है जिसमें फास्फोरस इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और केवल एक ऑक्सी एसिड है जिसमें फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है, बाकी किसी भी ऑक्सी एसिड में फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है,
ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जितनी भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। पेरोक्साइड बॉन्ड जो है वो सल्फर की ऑक्सी एसिड्स में है, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स में कोई भी आपको जो आप ऑक्सी एसिड देख रहे हो इसमें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दिस इज साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो दिस इज पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर दिस इज फॉर ट्राई, द स्ट्रक्चर इज फॉर ट्राई, पर जनरल फार्मूला फॉर साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज HPO3 n टाइम्स। ठीक है, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन एटम बढ़ जाएगा, दिस विल बी द फार्मूला। So this is about oxy acids of phosphorus. So phosphorus की oxy acids में एक बार रिवाइज करें तो phosphorus acid से जो डिराइव हो रही हैं, अगर हम phosphorus acid के एक मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन एटम निकालते हैं तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनती है। फॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो पायरोफॉस्फोरस एसिड इज गोइंग टू फॉर्म। एंड इन पायरोफॉस्फोरस एसिड द स्ट्रक्चर हियर यू कैन सी अबाउट पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये स्ट्रक्चर है इसका। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, देर इज 1 POP बॉन्ड हियर, basicity of this acid is 4, right, and there is phosphorus double bond oxygen 2 और phosphorus यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन एटम निकालते हैं तो H4P2O6 बनता है, इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के एंड मॉलिक्यूल में से अगर हम हर मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लें, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो HPO3 बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। दिस इज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। हमने n मॉलिक्यूल में से n वाटर मॉलिक्यूल निकाला है तो साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HPO3 n टाइम्स। अगर हम इस साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एक जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, इट विल बिकम लीनियर चेन। सो दिस इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला इसका हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट फॉस्फोरिक एसिड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ। बाय बाय।